तो स्वागत है आपका लॉ दादा की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर के बारे में। मैंने ये 2016 का पेपर लिया है और हम इसमें जो सारे क्वेश्चंस हैं इसको डिस्कस करेंगे। मैं बिल्कुल ब्रीफ में और बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगा आपने आंसर्स में क्या-क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। आप वीडियो को पूरा देखना, बहुत हेल्पफुल रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। First question, short notes. Invitation to offer. Invitation to offer is not an offer, it is an indication of a person's willingness to negotiate a contract. Can be made to a group of people. ठीक है, invitation to offer क्या होता है? आप invite कर रहे हो, ये offer नहीं है, आप invite कर रहे हो इस केस में, ठीक है, and it can be made to a group of people. जैसे आप शॉप में कुछ गुड्स को डिस्प्ले कर देते हैं. सेकंड, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटरी वर्ड से हमें क्या समझ आ रहा है कि ये प्रोसेस में है कुछ. Contract that has not yet been fully performed. Unperformed obligations remain on both sides. ठीक है, talks about obligations to be executed over time, जैसे rental agreement. Very simple. Past consideration. Define consideration section 2D. इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले consideration को define करना है. Consideration for something done in past. ठीक है, ये किस चीज की consideration होती है? कुछ आपने past में किया है, जैसे किसी का कोई wallet खो गया, आप उसको जाके उसको रिटर्न कर दो और उस सिनेरियो में वो आपको कुछ पैसे दे दे, उसको हम क्या कहेंगे? पास्ट कंसिडरेशन. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड. ठीक है, इसमें आपको सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 को डिफाइन करना है अच्छे से. दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं एक लाइन में बता देता हूं. फ्रॉड के अंदर आपकी इंटेंशन होती है टू डिसीव अनदर पार्टी. मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, बस आप मिस रिप्रेजेंट करते हो. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये तीन तरीके से होता है. बाय मर्जर लेसर बिकम्स ओनर. अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली है, ठीक है, और उसके बाद आप उसको परचेज कर लेते हैं, तो आप लेसर से क्या बन गए? ओनर बन गए. बाय अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसकी जो टर्म्स थी उसको आपने चेंज कर दिया. बाय इंसॉल्वेंसी, आप इंसॉल्वेंट हो गए, तो ऐसे क्या होगा? ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए डिस्चार्ज हो जाएगा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. अब जो पार्ट बी है, जो 12.5 मार्कर्स हैं, इसमें मैंने सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ उठाए हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाती. तो फर्स्ट इज वॉइड, वॉइडेबल एंड इलीगल एग्रीमेंट्स. इसके अंदर आपने पहले एग्रीमेंट एक्सप्लेन करना है सेक्शन 2E में, कॉन्ट्रैक्ट 2H में. फिर 2G जो डेफिनेशन है वॉइड एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, फिर ऐसे ही आपने इसका एग्जाम्पल दे देना है सेक्शन 20 में. मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है उनको मैटर ऑफ फैक्ट ही नहीं पता, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ही नहीं पता, तो वो जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. ऐसे ही वॉइडेबल आपने फिर 2I में जाके एक्सप्लेन करना है, और उसके एग्जाम्पल में आप सेक्शन 19 लिख सकते हैं, और ऐसे आप एग्जाम्पल्स में काफी सेक्शंस लिख सकते हैं. जैसे एग्रीमेंट विदाउट कंसेंट आर वॉइडेबल, वो वॉइड नहीं होते, वो वॉइडेबल होते हैं. अगर आप किसी की कंसेंट विदाउट सॉरी अगर आप किसी की कंसेंट उसकी विल के अगेंस्ट जाके भी लेते हैं तो वो वॉइडेबल होता है, वॉइड नहीं होता. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, इसमें आप क्या करना कि सेक्शन 2H को पहले डिफाइन कर देना अच्छे से. और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी क्या होता है? ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर अलाउड टू sue each other to enforce their rights and liabilities. No stranger is allowed to confer obligations upon any person who is not a party to contract, even though contract has been entered into for his benefit. ठीक है, अगर A एंड B इन दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो यही एक दूसरे के अगेंस्ट कोई क्लेम ला सकती हैं. ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पार्टी आके उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके किसी के ऊपर केस कर दे कि ये कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस आपने फुलफिल नहीं करी. ऐसा नहीं होता. ठीक है, और ये कहां से ली गई है? इंटरेस्ट थ्योरी से. ये आप रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना. इसमें 5th पॉइंट में एग्जाम्पल भी है, ये भी रीड कर लेना. इफ राज मेक्स अ प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स टू सिमरन, देन इन दिस केस इफ राज ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट, देन ओनली सिमरन हैज अ राइट टू प्रोसिक्यूट हिम एंड नो अदर पर्सन कैन प्रोसिक्यूट हिम. ठीक है, राज और सिमरन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो सिमरन ही राज को प्रोसिक्यूट कर सकती है, और कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता. सेक्शन क्वेश्चन 6, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फ्रस्ट्रेशन में आपने क्या करना है? सेक्शन 56 को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है. और इसके अंदर ये जो दो पॉइंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल. आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद वो चीज इम्पॉसिबल हो गई. एक तो ये सिनेरियो है, इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ो. और कॉन्ट्रैक्ट टू टेक इन कार्गो फॉर ए, कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक इन कार्गो फॉर बी एट अ फॉरेन पोर्ट. A's government afterwards declares war against the country in which the port is situated. तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void. ठीक है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में आपने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया, उसके बाद वॉर डिक्लेयर हो गई.
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद हुई ना, तो ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में क्या है, कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल। इसमें आपको पहले से ही पता है दैट इट इज इम्पॉसिबल। इलस्ट्रेशन क्या है, ए अग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। फर्स्ट सिनेरियो में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, उसके बाद वो चीज इम्पॉसिबल हो गई। इस सिनेरियो में क्या है, आपको पहले से ही पता है ये हो ही नहीं सकता। सेक्शन 9 क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आपको सेक्शंस 68 टू 72 एक्सप्लेन करने हैं। मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में बता देता हूं। सेक्शन 68 बताता है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है, जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अ माइनर, ठीक है, आप उसको कुछ नेसेसरीज सप्लाई कर देते हैं। नेसेसरीज मीन्स जो भी चीजें नेसेसरी होती हैं लाइफ में, ठीक है, आप ऐसा कुछ उसको सप्लाई कर देते हैं, तो उस केस में उसको आपको वो चीज रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, वो रिएम्बर्समेंट आपको करना पड़ेगा। रिएम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रॉपर्टी में कोई टेनेंट रहता है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई टैक्स पे नहीं करा हुआ ओनर ने, ठीक है, उस केस में अगर वो टेनेंट पे कर देता है, क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट है ना वहां पे, वो वहां पे रह रहा है, उस केस में अगर वो टेनेंट पे कर देता है वो जो ड्यूज हैं, तो ओनर को उसको रिटर्न करने पड़ेंगे। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, बट एक ऑब्लिगेशन आ जाती है इस केस में। ठीक है, सेक्शन 70 ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूडस एक्ट। ठीक है, इसके अंदर वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू। इसके अंदर ग्रेटिट्यूड कहीं पे इन्वॉल्व नहीं होता। अगर आप किसी की कुछ हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, वो तो आप आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, लेकिन इस केस में ग्रेटिट्यूड नहीं होता। इलस्ट्रेशन पढ़ो, अ tradesman leaves goods at B's house by mistake. B treats the goods as his own. He is bound to pay for them. ठीक है, उसने गलती से वहां पे रख दी है। ठीक है, इस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पे बैक करना पड़ेगा। इसकी एक और इलस्ट्रेशन है, लेट मी जस्ट सी। A saves B's property from fire. A is not entitled to compensation from B if the circumstances show that he intended to do act gratuitously. ठीक है, उसने उसकी प्रॉपर्टी को सेव किया बट आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं किया। इस केस में उसको कंपनसेट उसको करना पड़ेगा। नाउ सेक्शन 71 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, अगर आपको कोई खोया हुआ वॉलेट मिल जाए, कोई भी गुड मिल जाए, तो उस केस में आपको उसको रिटर्न करना पड़ता है। एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली। अब बेली वो होता है, अगर आप बेलमेंट पढ़ेंगे तो बेलमेंट में होता है किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर गुड्स का ट्रांसफर करा जाता है और वो पर्पस कंप्लीट होने के बाद उन गुड्स को बेली को वापस करना होता है। ऐसे ही बेली की बात इसलिए करी गई है क्योंकि अगर अ पर्सन फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, जैसे बेली उन गुड्स को रिटर्न कर देगा आफ्टर दैट स्पेसिफिक टास्क और परफॉर्मेंस, ऐसे ही जिस भी पर्सन ने कोई खोई हुई चीज ढूंढी है उसको उसको रिटर्न करना पड़ेगा। जैसा इसमें बेली के बारे में बात करी गई है, वैसे ही उसी पर्सन के बारे में बात करी हुई, फाइंडर ऑफ गुड्स। Yes, next is section 72. Liability of a person to whom money is paid or thing delivered by mistake. इसमें आप इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, इस सेक्शन को रीड कर लेना। इसका मतलब है अगर ए एंड बी इन दोनों को सी को 100 रुपए देने हैं, ठीक है, ए जाके 100 रुपए देके आ जाता है, ठीक है, बी को नहीं पता है बात, और बाद में जाके बी भी 100 रुपए दे देता है, तो सी को वो पैसे बी को वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका सिंपल सा ये मतलब है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।